नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमए विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, मानव का, बालक का, व्यक्ति का विकास एवं वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अब तक आपने गैसल को देखा। वहां पर उन्होंने मनोजैविक विकास की अवधारणा क्या थी उसके विषय में आप पिछले वीडियो में देखें, जिसमें शारीरिक विकास, जिसको हम जैविक विकास कहते हैं, जो पूर्वजों के द्वारा प्राप्त गुणों के आधार पर शरीर का निर्माण होना, उसकी बुद्धि का निर्माण होना, उसके सामाजिक विकास को द्योतित करता है। वहीं पर जो उसका मानसिक विकास होता है, तो मनोसामाजिक विकास अर्थात सामाजिक विकास के आधार पर जो उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार को हम जांच सकते हैं, देख सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो बालक का जो विकास होता है वह जैविक और मनोशारीरिक विकास के रूप में स्थित होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर आत्मा होती है, मन होता है, चेतना होता है और उसका एक व्यवहार होता है जिसका वह एक समग्र रूप होता है। और जो उसकी उत्पत्ति होती है वह शरीर का संयोग एवं मानसिक उद्वेलन के आधार पर होता है। इसलिए बालक जब गर्भ में आता है तो वहां से लेकर के जन्म प्रौढ़ावस्था तक के अंदर जो कुछ क्रम परिवर्तन होता है, जो कुछ उसके शरीर या मन मानसिक विकास दिखाई पड़ते हैं, जो प्रगति होती है, उसी को हम वृद्धि एवं विकास के रूप में जानते हैं। जब शारीरिक विकास जो माता पिता पूर्वजों के आधार पर होता है तो उसे हम जैविक विकास कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों में हस्तांतरित होता रहता है। और जो मानसिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, जब उसकी बुद्धि के आधार पर, उसके सामाजिक स्तर के आधार पर, जो उसका आयु माने शरीर, मन और बुद्धि के आधार पर जो उसका सामाजिक व्यवहार परिवर्तन होता है, ऐसी चीजों को जब देखते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, व्यक्ति का मनो सामाजिक विकास की अवधारणा। तो अब हम देखेंगे इरिक्सन को। इरिक्सन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। इनका यह भाव था कि जो बालक का विकास होता है वह विकास उसकी 8 निर्धारित अवस्थाओं के अनुरूप होता है। यानी वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तभी पहुंचता है जब वह प्रथम अवस्था में निर्धारित विकास के क्रम को, उस मानसिक संघर्ष को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को सकारात्मक रूप से प्राप्त कर लेता है। तो जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का जो रूल होता है, जो प्रोसेस प्रक्रिया है, वह यह है कि इनका यह कहना है कि बालक के अंदर समस्त प्रकार के जितने भी अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो प्रवेश करता है तो वहां पर उसका जो मानसिक उद्वेलन होता है, जो मानसिक द्वंद्व होता है, वह बहुत ही सक्रिय रूप निभाता है। और वह अगर मानसिक द्वंद्व को, मानसिक संघर्ष को सकारात्मक रूप में लेता है तो उसका शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास उत्तम और संतुलित होगा। लेकिन अगर वहीं पर उसका नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह जहां पर सही दिशा, संतुलित दिशा में जाना चाहिए, वहां पर उसका विपरीत दिशा में असंतुलित विकास हो जाता है। तो आइए हम इरिक्सन के मनोविकास की अवस्थाओं को देखते हैं, अर्थात साइको डेवलपमेंट क्या होता है, हम इरिक्सन के शब्दों में देखें। तो इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताया है, यानी जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक उसके अंदर कौन कौन से विकास होते हैं, किस किस अवस्थाएं कब होती हैं, एक अवस्था को प्राप्त करने के लिए दूसरी अवस्था में जाने के लिए हमें किन प्रकार के मानसिक संघर्षों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो प्रथम जो उनकी अवस्था है वह कहते हैं विश्वास प्रति अविश्वास। विश्वास प्रति अविश्वास का प्राय ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अर्थात 1 वर्ष की आयु तक बालकों में एक जो मानसिक द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वह इसलिए होता है कि वह बालक यह देखना चाहता है कि उसके माता पिता क्या उसको उतना अधिक जो आधार मिलना चाहिए, जो उसे प्रेम मिलना चाहिए, जो उसको वास्तविक रूप से चाह होती है, जिज्ञासा होती है, क्या उसको पूरा कर पाते हैं। अगर वही माता पिता उसको अधिक ध्यान देते हैं, उसके खान पान पर ध्यान देते हैं, उसके खेल खिलौनों पर ध्यान देते हैं, तो उसका अपने माता पिता के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से वह मजबूत होता है, विकसित होता है। लेकिन अगर वहीं पर उसकी आवश्यकताओं की, उसकी चाह की
अनदेखी की जाती है, उस पर रोक लगाई जाती है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, हम उसको छोड़ करके हट जाते हैं, तो वह अपने माता पिता उस गार्जियन के ऊपर अविश्वास उत्पन्न करने लगता है। यानी मेरे कहने पर, मेरे चिल्लाने पर इनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए उसका जो सकारात्मक संतुलित विकास हो रहा था वह नकारात्मक दिशा में चला जाता, असंतुलित दिशा में चला जाता है। इसलिए बालक की जो प्रथम अवस्था होती है ट्रस्ट वर्सेज अनट्रस्ट, अर्थात विश्वास प्रति अविश्वास, अर्थात भविष्य के प्रति चिंता। बालक के अंदर किस प्रकार से मानसिक विकास हो, किस प्रकार से शारीरिक विकास हो। अगर गार्जियन के अंदर उसके भविष्य के प्रति चिंता है, शारीरिक आराम है, यानी वह बालक को भी आराम देता है, वह उसको अच्छी दिशा में कार्य करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करता है, वातावरण देता है, तथा कम से कम उसको भयभीत करता है, डराता है। क्योंकि गार्जियन अगर बच्चे रोते हैं तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, बिल्ली आ रही है, वो आ रहा है, यानी एक भय की उत्पत्ति। तो अगर वो भय के द्वारा उसको चुप कराने का प्रयास करते हैं तो उस बालक का जो विकास होता है वह असंतुलित हो जाता है, वह निगेटिव दिशा में चला जाता है। इसलिए बालक का जो विश्वास होता है माता पिता पर, वह विश्वास अविश्वास में तब्दील हो जाता, परिवर्तित हो जाता है। तो अगर इस अवस्था को सकारात्मक रूप से लेता है और उसमें आगे बढ़ता है, तब उसके जो विकास की दूसरी अवस्था होती है वह होती है स्वायत्तता प्रतिलज्जा व शक, अर्थात ऑटोनॉमी वर्सेस साइनेस एंड डाउट। अर्थात प्रथम अवस्था के मानसिक द्वंद्वों को अगर पार कर लेता है और वह अपने परिवार पर, अपने लोगों पर विश्वास बना लेता है, तो वह दूसरी अवस्था में पहुंचता है जहां पर वह ऑटोनॉमस रहना चाहता है, जानता है कि अब लोग मेरा ध्यान दे रहे हैं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, मैं अगर कुछ चाह रहा हूं तो उसकी पूर्ति की जा रही है। और इस समय वह लगभग 1 से 3 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर चुका होता है। अब उसकी जो शैशवावस्था है वह तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास के प्रति चलनी शुरू हो जाती है और बालक पर अधिक बंधन और कठोर दंड अगर हम करते हैं, उस पर देते हैं, उसकी गलतियों पर, उसके रोकने पर अगर हम उसको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे बालक का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। अब वहां पर वो स्वायत्तता क्यों चाहता है? क्योंकि विश्वास कर चुका है अगर मैं किसी चीज को मांगता हूँ, रोता हूँ, चिल्लाता हूँ तो लोग मुझे उन चीजों को, खिलौनों आज को खेलने के लिए दे देंगे, खाने पीने की चीजों को दे देंगे, ये उसका विश्वास जग चुका है। इसलिए वह अब यहाँ पर ऑटोनॉमी हो चुका है, ऑटोनॉमस हो चुका है, स्वायत्त हो चुका है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करना होगा, मैं एक इशारे पर, संकेत द्वारा, खिलौनों आज को पकड़ करके उसको अगर दिखाता हूं तो लोग मुझे दे देंगे। लेकिन अगर यही उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो अब बालक क्या हो जाता है, यानी शक करने लगता है कि रोने पर, मांगने पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके मन में एक शक, डाउट उत्पन्न होता है और वह अब जो चीजें मांग रहा था, पा जा रहा था, अगर नहीं पाता है तो उसे संकोच होता, कहूं कि ना कहूं, मांगू कि ना मांगू। तो जहां पर उस बालक के अंदर एक विश्वास उत्पन्न था, उस विश्वास को लेकर के वो आगे बढ़ रहा था, जहां पर वह दूसरी अवस्था स्वायत्त में पहुंचा, उसका मानसिक जो संघर्ष था वह उसको अनुकूल मिला, लोग मुझे उतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं, उस प्रकार का अनुकूल वातावरण दे रहे हैं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो वह बालक संतुलित दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वहीं पर उसकी स्वायत्तता को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसको बाधित करने का प्रयास, उसको भयभीत करने का प्रयास किया जाता है, उसे कठोर दंड देने का प्रयास किया जाता है, उसके ऊपर काफी बंदिशें लगाई जाती हैं, तो ऐसे बालक के अंदर लज्जा व शक, नकारात्मक जो भाव होते हैं, संवेग होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। अब आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था बाहर प्रति आस्था, अर्थात एरिक्सन ने उस बालक के विकास के लिए जो तीसरी अवस्था निर्धारित किया है वह है पहल प्रति आस्था, माने इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। इसका प्राय होता है कि जो बालक जब 3 से 6 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तब उसके अंदर एक पहल होती है। माता पिता की पहल क्या होती है कि उसको अब धीरे धीरे स्कूल, नर्सरी आगे भेजा जाए, यानी बालक जो अब तक घर पर था अब उसके लिए एक पहल दी जाती है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि वह विश्वास कर चुका है गार्जियन पर, वह स्वायत्त हो चुका है, ऑटोनॉमी हो चुका है। अब वो पहल के आगे तरफ बढ़ता है कि मुझे जो कार्य माता पिता दे रहे हैं उसको मुझे करना चाहिए। अब वह विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। उसके पास जो कुछ खेल खिलौने दिए जाते हैं प्ले ग्रुप के द्वारा या घर पर जो सीखने के लिए खेल खिलौने दिए जाते हैं, उन चीज़ों से प्रेम करने लगता है। और अगर उन खिलौनों को
कोई तोड़ने का प्रयास करता है, कोई उसे छीनने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर विपरीत संवेग उत्पन्न होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसके आधार पर उसका जो मानसिक विकास संतुलित दिशा में चल रहा था वह अब नेगेटिव हो जाता है। अगर वो बालक विद्यालय जा रहा है, प्रसन्न माहौल दिया जा रहा है, तो उसकी पहल अच्छी होती है, वह जाने के लिए तैयार हो जाएगा, बिना कहे वह अपने समय पर उठ जाएगा। लेकिन अगर उसके प्रति कुछ वातावरण विपरीत कर दिया जाता है, उसकी जो पहल जाने की थी उस पर उसको कुछ ना कुछ विरोधाभास किया जाता है, भय दिखाया जाता है, उसकी चीजों को छीना जाता है, तब उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वह कैसे क्या हो जाता है, गिल्ट का हो जाता है। अर्थात अब बालक उन कार्यों को करने से डरता है, उस विद्यालय में जो जाने की पहल थी उसको नाम सुनते ही भयभीत होता है। अब वह जहां उसकी अच्छी पहल होनी चाहिए तो वो पहल उसकी क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में चलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से ऐसे बच्चों के लिए अगर उनका वास्तविक विकास करना है, उसको विश्वास में लेना पड़ेगा, उसको स्वायत्त ऑटोनॉमी बनाना, माने उसको स्वतंत्र करना पड़ेगा, और जो विद्यालय आज खेल के मैदान में लोगों से मिलने जुलने में जो उसकी इच्छाएं हैं, पहल है, उस पर भी हमको उसके साथ मिलजुल करके रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका विकास सकारात्मक दिशा में जाएगा, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, यानी तीनों विकास सही दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम उसके खिलौनों से, उसके चाह से विपरीत जाते हैं, भय दिखाते हैं, क्रोध कराते हैं, तो वह बालक जो विकास की गति होती है सकारात्मक संतुलित, वह विपरीत दिशा में चला जाता है। चिड़चिड़ापन भाव उसके अंदर आ जाता है, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव आ जाता है, खिलौना को, मनुष्य को, व्यक्ति को वह चीखता है, देख करके तोड़ता, पटकता है। तो इस प्रकार के भाव को, दुर्गुणों को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके प्रति एक अच्छी आस्था उत्पन्न करनी चाहिए। जो चौथा विकास आता है वह होता है अध्यवसाय का। अध्यवसाय से प्राय होता है कि बालक 3 अवस्थाओं को पार कर चुका है, यानी वह मनोविकास की 3 अवस्थाओं को पार कर चुका है, जिसमें विश्वास, स्वायत्तता, पहल को पार करके अब वह अध्यवसाय में आ चुका है। अध्यवसाय माने इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, अर्थात उस बालक के अंदर अब कार्य करने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि वह बालक अब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। अर्थात जो उसकी बाल्यावस्था का उत्तर काल है उस अवस्था में पार कर चुका, अब उसके अंदर किशोरावस्था का प्रारंभ होने वाला है। इसलिए ऐसी अवस्था में उसके अंदर बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता आ जाती है, इतनी एनर्जी एकत्र हो जाती है, इतनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है कि अगर उन चीजों को हम उसकी बुद्धि को, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगा देते हैं, सही कार्यों में लगा देते हैं, अध्यवासित कर देते हैं, तो उस बालक का सकारात्मक विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। लेकिन अगर वहीं पर हम उसके बौद्धिक कौशल को, उसकी जिज्ञासाओं को प्रताड़ित करते हैं, विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो उसका जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अर्थात ना तो शरीर से स्वस्थ होता है, ना मन से स्वस्थ होता है, ना उसका सामाजिक स्तर ही अच्छा हो पाता है। इसलिए एरिक्सन ने कहा है कि जो उसकी चौथी अवस्था, जो कार्य करने में लगने का भाव, अध्यवसाय में कार्य करने के प्रति जो उसकी आस्था है, लगाव है, उस चीज पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका अध्यवसाय उस कार्य में लगेगा, मन लग जाएगा, उसका अनुरक्त हो जाएगा, वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसके अंदर हीन भावना अर्थात इंफीरियरिटी उत्पन्न होती है, और वहीं से उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वह चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से भर जाता है। उसके अंदर ऐसे नकारात्मक संवेग उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके मानसिक विकास को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो अध्यवसाय है, जो कार्यों के प्रति उसकी रुचि है, अगर उस रुचि को हम ध्यान देते हैं, उसी रुचि के आधार पर उसकी एनर्जी को लगा देते हैं, उसकी बुद्धि को उसी दिशा में खेल कूद, पढ़ने लिखने, जो भी व्यवसाय चुनना चाहता है अगर उसमें डाल देते हैं, तो उसका अध्यवसाय कार्यों के प्रति जो उसका लगाव होता है वह बहुत ही सकारात्मक रूप से उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाता है। 5वां विकास जो है अवस्था, वह थी पहचान प्रति भूमिका, अस्त व्यस्तता। अर्थात अब बालक 5वीं अवस्था अर्थात 13 से 19 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुका है, जिसको हम टीन एज कहते हैं। टीन एज का प्राय है कि 13 से 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब में टीन अंत में आ रहा है, इसलिए से टीन एजर्स कहा जाता है। बालक बालिकाओं को टीन एजर्स कहा जाता है। ऐसी अवस्था में उन बालक बालिकाओं के अंदर तमाम प्रकार के शारीरिक, तमाम प्रकार के मानसिक, तमाम प्रकार के बौद्धिक, तमाम प्रकार के सामाजिक अंतर दिखाई पड़ते हैं। उन अंतरों को वह झेलता है। वहां पे जो मानसिक संघर्ष होता है, जो मानसिक द्वंद्व होता है, वह बहुत ही तूफान अवस्था में होता है, बहुत ही असंतुलित अवस्था में रहता है। इसलिए ऐसे समय में बच्चे के अंदर एक भाव होता है कि वह अपनी एक अलग पहचान बनाए, वह लोगों के अंदर सम्मान को प्राप्त करे,
वह नेतृत्व करने की क्षमता से युक्त हो। वो चाहता है कि मेरे साथ काफी लोग चले, मेरी बातों को सुने, वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। अगर ऐसे समय में शिक्षक, माता पिता सब लोग उस पर ध्यान देते हैं, उसकी रुचियों के अनुकूल उसकी बुद्धिक क्षमता को, उसकी ऊर्जा को लगाते हैं, उसके शारीरिक लक्षणों को देख करके, मानसिक लक्षणों को देख कर, सामाजिक लक्षणों को देख करके अगर उसका उत्तरदायित्व समायोजन की स्थिति में ले जाते हैं, संतुलित ले जाते हैं, तो उस बालक का जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, वह अच्छा होगा, क्योंकि वह एक पहचान के लिए, वह उसमें एक स्थान बनाने के लिए तत्पर है, लालायित है। अगर वह ऐसा कर सकने में सफल होता है, तब वह जो विकास की 5वीं अवस्था है उसको पार कर लेता है। अगर वहीं पर उसकी अवस्था के अनुकूल जो अपनी पहचान बनाना चाहता है उसमें बाधाएं आती है, तब उसके अंदर अस्त व्यस्तता आ जाती है, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि अब मैं उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, निराशा का भाव आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन का भाव आ जाता है, और वह बालक अपने गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए ऐसी अवस्था में, 5वीं अवस्था में, किशोरा अवस्था में, उस बालक की जो पहचान होनी चाहिए, जो चाहता है, जो अपने को साबित करना चाहता है, उसके लिए पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। अब आती है 6ठी अवस्था, जिसे हम घनिष्ठता प्रति एकाकीपन कहते हैं। घनिष्ठता प्रति एकाकीपन अर्थात इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। घनिष्ठता का प्राय होता है कि अब बालक धीरे धीरे पहुंच गया है 19 वर्ष की अवस्था के ऊपर, प्रौढ़ावस्था में, यानी अब उसके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है। वह अपने व्यवसाय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक तरह से वह कुछ ना कुछ निर्धारण कर चुका है, वह ध्यान केंद्रित कर चुका है, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो चुकी है। अब यह अवस्था जो प्रौढ़ावस्था उसकी चलती है, उसी को हम युवावस्था कहते हैं। अब ऐसी अवस्था में वह लोगों के प्रति घनिष्ठता चाहता है। घनिष्ठता माने लोगों के साथ मिलना जुलना चाहता है, प्रेम संबंध बनाना चाहता है, वह विषम लिंगियों के प्रति जो आकर्षण उसको भी दिखाना चाहता है, अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है उसको भी दिखाना चाहता है। इतना ही नहीं, उसकी जो रुचियां हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी सृजनात्मक शक्ति है, जो उसकी उपलब्धि है, व्यवसाय के प्रति जो रुचि है, जो उसके अंदर एक वीर पूजा की भावना है, जो उसके अंदर एक भक्ति की भावना है, जो उसके अंदर एक आक्रामकता आंदोलन की भावना है, अगर इन समस्त चीजों को हम अच्छी तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, उसके उन संबंधों में घनिष्ठता लाते हैं, तो उस बालक का विकास उन विषय वस्तुओं के प्रति अच्छे ढंग से रुचिकर होगा, सकारात्मक होगा। लेकिन अगर वहीं पर उस बालक के द्वारा चाहे जाने वाले जो मानसिक द्वंद्व है, जो संघर्ष कर रहा है, अगर उसमें हम थोड़ा सा निगेटिविटी ला देते हैं, उसकी इच्छाओं के प्रति कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उस पर रोक या बंदिशें लगाते हैं, उसकी स्वायत्तता को नष्ट करते हैं, उसके विश्वास को नष्ट करते हैं, उसकी पहल को नष्ट करते हैं, और उसके जो विषय में रुचि है, अध्यवसाय को खराब करते हैं, उसकी पहचान पर ठेस पहुंचाते हैं, तो ऐसा बालक अपनी घनिष्ठता को नहीं प्राप्त कर पाता है और वह आइसोलेशन अर्थात एकाकीपन में चला जाता है। अर्थात वह एकांत में रहना चाहता है, संकुचित प्रवृत्ति में रहना चाहता है, संदेह में रहना चाहता है, ईर्ष्या के रूप में रहना चाहता है। इसलिए बालक की ये जो अवस्था है, 6ठी अवस्था, जिसे हम घनिष्ठता या एकाकीपन कहते हैं, जिसकी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है, जब वह इस अवस्था में पहुंचता है तो वह अधिक से अधिक लोगों के साथ अपना प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहता है, घनिष्ठता लाना चाहता है। इसलिए ऐसे समय में उसके शारीरिक विकास को देखते हुए, उसके मानसिक विकास को देखते हुए, उसके सामाजिक विकास को देखते हुए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु हमें सहयोग करना चाहिए, उसके भावनाओं का आदर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आइसोलेशन में चला जाता है, एकाकीपन में चला जाता है। अब जो विकास की 7वीं अवस्था है, इरिक्सन उसे जन्नात्मकता प्रति निष्क्रियता या इसी को उत्पादकता बनाम स्थिरता का नाम दिया है। यानी जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसका प्राय क्या है? यानी अब बालक प्रौढ़ावस्था में जा चुका है, प्रौढ़ावस्था की उत्तरावस्था आ चुकी है, यानी वह प्रौढ़ावस्था की अब उत्तरी अवस्था में जा चुका है, जहां से अब उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, जो उत्पादकता है, वह बहुत तीव्र गति से बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर यह बालक चाहता है, यानी 40 वर्ष के लगभग उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, अब उसके मन में इच्छा होती है कि जिस प्रकार से वह माता पिता के द्वारा जन्म को प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से जो उन्होंने अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए मुझे जन्म दिया है, मेरा भी उत्तरदायित्व होता है, मैं भी माता पिता ऋण शूर होने के लिए उसी प्रकार से संतान
पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ाते रहें, अर्थात वंश परंपरा को बढ़ाना यही उसका उत्तरदायित्व होता है। अगर इस प्रकार को कार्य कर लेता है तब तो उसके अंदर उत्पादकता, जनात्मकता की शक्ति है। अगर वह स्वयं से, अपने पुत्रों से, उन पुत्रों द्वारा जो संतानें हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ रही हैं, अगर ऐसा है तो उत्पादकता की क्षमता रहती है, उसकी वंश परंपरा को आगे बढ़ने का एक विश्वास रहता है। लेकिन अगर यहीं पर किसी प्रकार से उसको लोग अवरोधित कर देते हैं, गलत दिशा में चला जाता है, वंश परंपरा रुक जाती है, तो उसके अंदर निष्क्रियता आ जाती है, उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है कि अब मैं किसके लिए क्या करूं, जीवन मेरा कोई नहीं है, एक गलत भाव आ जाता है। लेकिन अगर वही भाव आगे बढ़ता रहता है, उसकी नई पीढ़ियों का विकास होता रहता है, तब वह निष्क्रियता को छोड़ करके उत्पादकता की स्थिति में, प्रोडक्टिविटी में अपना विश्वास करता है और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बना रहता है। आठवीं अवस्था और अंतिम अवस्था इसकी आती है अहम संपूर्णता प्रति निराशा। अहम संपूर्णता प्रति निराशा, इसका प्राय होता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। यानी इस अवस्था का मतलब होता है कि अब बालक अपनी आठवीं अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था, तो वृद्धावस्था में पहुंच चुका। वृद्धावस्था ओल्ड एज में पहुंच चुका है। ओल्ड एज में स्थिति क्या होती है कि अब तक वह व्यक्ति अपने जीवन में जितना कुछ भी किया है, जितने टुकड़ों टुकड़ों में कामों को किया है, उन समस्त अतीत की यादों को संजोता है, याद करता है, उसको एक साथ लाने का प्रयास करता है। अगर वह इन चीजों को सकारात्मक रूप में कर लेता है, अर्थात परिवार के लोग उसका साथ देते हैं, उसकी चीजों को मानते हैं, उसको आदर देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो वह उसको बहुत अच्छी तरह से जी लेता है और अपनी कहानियों को बता करके एक प्रसन्न माहौल बना लेता है। लेकिन अगर वहीं पर परिवार के लोग उसे उदासीन कर देते हैं, उसकी बातों का विरोध करते हैं, उसको तर्क के द्वारा गलत साबित करने का प्रयास करते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, उस व्यक्ति के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर एक निराशा उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि सब कुछ करने के बाद भी उत्तर क्या मिल रहा है बच्चों से कि तुमने क्या किया। इस प्रकार से वह अवसाद में चला जाता है, तनाव मुक्त, तनाव युक्त हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सब गिरने लगता है। इसीलिए बालक की जो आठवीं अवस्था, जिसको हम वृद्धावस्था कहते हैं, ऐसी स्थिति में चाहिए इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ उसके जो बच्चे हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसका साथ दें, उसकी बातों को माने, उसका आदर करें, जिससे वह अपनी यादों को, अतीत की घटनाओं को अपना शेयर कर सके, एक दूसरे को बता सके, अनुभवों को दे सके, जिसके कारण उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो निराशा है वह जन्म ना लेने पावे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो विकास की इरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताया है, उन 8 अवस्थाओं में विश्वास प्रति अविश्वास, स्वार्थता प्रति लज्जा या शक, पहल प्रति आस्था, अध्यवसाय प्रति हीन भावना, पहचान प्रति भूमिका अस्त व्यस्तता, घनिष्ठता प्रति एकाकीपन, जन्मात्मकता या उत्पादकता प्रति निष्क्रियता, अहम संपूर्णता प्रति निराशा। ये 8 अवस्थाएं क्रमशः एक के बाद एक आती हैं। प्रत्येक अवस्था में आपने देखा कि मानसिक द्वंद्व होता है, मानसिक संघर्ष होता है। जो व्यक्ति उस संघर्षों को सकारात्मक रूप में लेता है, सकारात्मक वातावरण मिलता है, सकारात्मक रूप से उसका जैविक विकास चलता है, सामाजिक विकास चलता है, तो वह बालक अपने उन संपूर्ण अवस्थाओं को सकारात्मक रूप में ले जाता है, संतुलित रूप में ले जाता है और वह प्रसन्न रूप से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन अगर उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जो मूल चीजें हैं, जो उसके सामाजिक स्तर हैं, जो उसका मानसिक बौद्धिक क्षमताएं हैं, अगर उसको कहीं ना कहीं हम ठेस पहुंचाते हैं तो उस बालक का विकास नकारात्मक दिशा में जाता है, वह गलत रास्ते पर चलता है, वह मानवता का विरोधी हो जाता है, वह स्वयं का शत्रु हो जाता है, परिवार का शत्रु होता है। इसलिए एरिक्सन का कहना है कि प्रत्येक बालक के अंदर जो उसके सकारात्मक गुण हैं, जैसे विश्वास, स्वायत्तता, पहल, अध्यवसाय, पहचान, घनिष्ठता, उत्पादकता और अहम संपूर्णता, अगर इन चीजों को हम सकारात्मक दिशा में लेते हैं तो उसका जो जैविक विकास है, जो मनो विकास है, जो मनोसामाजिक विकास है, वह बिल्कुल सही दिशा में होगा। इसी तरह से
एरिक्सन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से इन अवस्थाओं से होकर गुजरता। माने जो अवस्थाएं हैं इसमें जैविक माने वंशानुगत जो लक्षण है, जो विकास के, जो मनोवैज्ञानिक अर्थात मनोविकास है, और जो उसका सामाजिक रूप से अवस्थाएं हैं विकास है, वो सभी अवस्थाओं से क्रमशः तीनों से होकर के गुजरता है, अर्थात जैविक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से वह इन अवस्थाओं को पार करके अपना संपूर्ण विकास पूर्ण करता है। इसी रूप में उन्होंने एरिक्सन ने एक चीज और बताया, जो बालक का जैविक विकास होता है, जो उसका जैविक विकास माने आनुवंशिक विकास होता है, उसके भी कुछ भाग होते हैं जिसके आधार पर उसके शरीर की संरचना, उसके मन बुद्धि की संरचना मानी जाती है। ये अवस्थाएं क्या है, आइए हम थोड़े समय में सरसरी निगाह में इसको देखते हैं। जैसे पहली अवस्था जो जैविक विकास की इन्होंने माना है वह क्या है, जिसको आनुवंशिक जैविक विकास मतलब हेरिडिटी, आनुवंशिक विकास, जिसमें मुखवर्ती संवेदनात्मकता माने ओरल सेंसरी। इसका प्राय होता है कि बालक ठीक जैसे माता पिता अपने बचपन में किसी चीज को मुख के द्वारा चूसते थे, हाथों से पकड़ते थे, कोई वस्तु पाकर मुंह डालते थे, तो जो गुण होता है वह बालक के अंदर भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। यही कारण कि प्रत्येक जन्म लेने वाला बालक चाहे किसी भी पीढ़ी का हो, वह इस प्रकार के गुणों से युक्त होता है। दूसरा है पेशी गुदा, मस्कुलर एनवस। इसका अभिप्राय है जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों के अंदर ये सारे गुण थे, पेशी थी, जो गुदा था, जो उसका मस्कुलर था, मांसपेशियां थी, जो एनस था, जो उसका मल विसर्जन आदि के स्थल थे, वे ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर भी विकसित होते हैं। तीसरा है गतजनन, जिसको हम कहते हैं गतिशीलता। जो गतिशीलता उनके शरीर में रही है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने की, वही अवस्था लोकोमोटर जो जेनिटल होता है वह इस बालक के अंदर भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। गुप्त अर्थात लेटेंसी, प्रस्तुत या विलंबता, अर्थात इससे अभिप्राय होता है कि जो गुण पूर्वजों के हमारे अंदर आने चाहिए कभी कभी सारे गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं, किसी न किसी पीढ़ी में वे लुप्त हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी अगली पीढ़ी में जाकर के पुनः वे जागृत हो जाते हैं। जब वो जागृत होते हैं तो पुनः अपने पूर्वजों के गुणों के लक्षणों से युक्त हो जाते हैं, उनका जो वंशानुक्रम होता है बिल्कुल उसी तरह से चलने लगता है। कभी कभी लुप्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को हम गुप्त या प्रस्तुत या विलंबता की अवस्था कहते हैं। यह सभी बालकों में होता है, सभी प्राणियों में होता है। किशोरावस्था अर्थात वह अपनी एक अवस्था को प्राप्त करके अब वह किशोरावस्था में समस्त लोग पहुंचते हैं। जिसका जन्म होता है वह शिशु बाल्यावस्था किशोरावस्था को प्राप्त करता है। इस तरह से समस्त प्राणियों में जो जैविक विकास चल रहा है वह किशोरावस्था एडोलसेंस को प्राप्त करते हैं, वयस्कावस्था एडल्टहुड को प्राप्त करते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते हैं। इसके बाद सभी लोग प्रौढ़ावस्था को मैच्योरिटी को भी प्राप्त करते हैं। तो जब फिर आती है उसकी वृद्धावस्था, अर्थात प्रौढ़ावस्था के बाद जो वृद्धावस्था आती है वहां पर क्या है, यानी प्रत्येक जन्म लेने वाला प्राणी अंत में वृद्ध भी होता है और अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये जो इनकी 8 अवस्थाएं जैविक विकास हैं, जिसको हम मुखवर्ती संवेदना, पेशी गुदा, गत जनन या गतिशीलता, गुप्त या प्रसूत या विलंबता के रूप में, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के रूप में जानते हैं। अर्थात प्रत्येक प्राणी जैविक रूप से इन समस्त अवस्थाओं से होकर के ही आगे गुजरता है। ये सबके लिए है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है, संतानों के लिए है। जो आने वाली वंश परंपराएं हैं, आनुवंशिक नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के अंदर एक जैविक रूप से स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि इसको लैमार्क और डार्विन ने और मेंडल ने सिद्ध कर दिया है। यानी व्यक्ति के जो पितृक होते हैं, जो उसके जीन्स होते हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। कभी वो सुप्त हो जाते हैं, किसी वंश में या किसी पीढ़ी में नहीं दिखाई पड़ते हैं सदस्य में, कभी कभी जब जग जाते हैं तो बालक अपने माता पिता से कुछ भिन्न दिखाई पड़ता है। इसका प्राय है उसके पूर्वजों के जो गुण थे, जो गुणसूत्र, जो पितृक थे, वे उसके अंदर जागृत हो गए हैं, जिसको हम विलंबता या प्रसुप्त कहते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो उसको जागृत अवस्था में प्रभावी अवस्था मान लेते हैं, जब सुप्त अवस्था में हो जाते हैं उसको लुप्त अवस्था माना जाता है। कुछ लुप्त हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस तरह से एरिक्सन ने विकास की अवधारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह एक बहुकोणीय दृष्टिकोण है जिसमें विकास का रुख किसी एक तरफ ना होकर अनेक दिशाओं में होता है, जिससे व्यवहार के विकास के साथ बालक सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। अर्थात बालक अपने आनुवंशिक जैविक विकास के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर उसका मानसिक विकास होता है, वातावरणिक विकास होता है, उसी का उसका सामाजिक विकास होता है, जो उसके व्यवहार के द्वारा देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है और मापा जा सकता है। इस तरह से एरिक्सन के बताए जो जैव विकास की अवधारणा है
उसको आपने देखा, उसके मनोसामाजिक विकास को देखा, जैविक विकास को देखा। ये चीज़ें अक्सर परीक्षाओं में आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी विस्तृत रूप से आपको आज बताई जा रही हैं, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें, इस चीज़ों को सूक्ष्म रूप से समझ सकें, इसके जो प्रत्यय है, अवधारणा है, विचार हुआ, आप अच्छी तरह से समझ सकें, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना रहे, संदेह ना रहे। तो अगर ये वीडियो आप एक बार दो बार देखते हैं तो आप एरिक्सन के बताए गए मनोजैविक विकास को, मनोसामाजिक विकास को आप समझ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित शिक्षण सामग्री आपको तत्काल प्राप्त करना हो तो जो बेल आइकन अर्थात घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।